नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की क्लास नंबर 4 के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों, भारत के जो भौतिक प्रदेश है वो हम पढ़ रहे थे, जिनके अंदर हिमालय पर्वतीय प्रदेश, फिर उत्तर का जो विशाल मैदान है वो हमने पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। और आज हमारा 3 नंबर का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा आज की इस क्लास के अंदर करेंगे। मित्रों, आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जीके पेपर के लिए जो इतिहास पार्ट है, राजनीति विज्ञान है, विश्व का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, ये 4 चीजें कंप्लीट हो चुकी है और भारत भूगोल व साइकोलॉजी की क्लासें प्रतिदिन आपको मिल रही है। दोस्तों, इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। वहां से जाकर आप है जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। जल्दी से एक बार सभी साथी शेयर कर दे, लाइक करें वीडियो को। भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार इस प्रकार स्थित है भारत में। यह है प्रायद्वीपीय पठार है मित्रों। इसके बारे में ही आज हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। कहां से लेकर कहां तक यह फैला हुआ है, इसके बारे में मित्रों 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पठार व मैदानी भाग और इसके साथ पहाड़ी क्षेत्र, 2 अलग अलग भागों में बांटेंगे। और फिर कौन कौन से पठारी व मैदानी भाग है और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो आपके प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आती है, वो चर्चा करेंगे। पहले जानकारी ले लेते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार की। दोस्तों, कैसी आकृति है, किस प्रकार का है, तो यहां से देखिए मित्रों, इस प्रकार देखिए इसको एक बार। एक त्रिभुज की आकृति लिए हुई है, ये त्रिभुज की आकृति ले रहा है मित्रों। तो चलिए मित्रों देखते हैं इसके बारे में। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति लगभग त्रिभुज जैसी है। अभी मैंने आपको बनाकर भी बताया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुज के समान है। इस पठारी भूमि की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार त्रिभुज बन रहा था ना हमारा, तो ये जो लंबाई है ये लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास। और उत्तर सीमा, जो ये ऊपरली सीमा, ऊपर वाली सीमा है ना मित्रों, यहां पर इसकी चौड़ाई की बात की जाए, अगर यहां पर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 1400 किलोमीटर के आसपास आती है। जबकि नीचे जाते जाते अगर हम दक्षिण दिशा में जाएंगे तो अंत में एक साथ ये मिल जाती है। दोस्तों, इस प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर औसतन ली गई है मित्रों। ये 600 से 900 मीटर औसतन की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, 600 से 900 मीटर। और औसत अगर हम ऊंचाई की बात करें कि औसत ऊंचाई कितनी है, तो 950 मीटर। अब यहां से क्वेश्चन तो आपके सामने यह भी बनता है कि सर औसत ऊंचाई आपने 950 मीटर बता दी, अधिकतम ऊंचाई अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो 2695 मीटर है। किसकी है मित्रों ये 2695 मीटर ऊंचाई? अन्नामुडी चोटी है मित्रों, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है जो केरल के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई है कितनी है? 2695 मीटर ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से भी मित्रों आपके लिए। आगे देखिए, सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा में, इसकी ढाल है जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाती है मित्रों। जो भी नदियां लगभग आपको यह दिखेगी कि पूर्व दिशा की ओर बह रही है। नर्मदा व ताप्ती दरार घाटियां अपवाद स्वरूप पूर्व से पश्चिम ढाल दर्शाती है। कौन कौन सी नदियां आपकी? नर्मदा व ताप्ती नदियां। इनके बारे में अध्ययन करेंगे आगे, ये कहां से है और किधर से निकलती है, आगे आएगी मित्रों। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, यह आपकी कौन सी ढाल दर्शाती है मित्रों? जो नर्मदा और ताप्ती घाटियां हैं वहां पर ये दोनों नदियां हैं जो आपकी सतपुड़ा पहाड़ियां, विंध्यन पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश के आसपास, वहां से निकलती है और गुजरात से बहते हुए अरब सागर की ओर जाती है ये नदियां। चलते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं। धारवाड़ युग से कार्बोनिफेरस युग पर्वतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है, जो विश्व का दूसरा बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का 2 नंबर का प्रायद्वीपीय पठार है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अब मैंने पहले बताया था 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है हमारा पठार एवं मैदानी भाग और दूसरा भाग रहेगा हमारा पहाड़ी क्षेत्र। तो चलते हैं दोस्तों पठार एवं मैदानी भाग में
पहली आती है हमारे मारवाड़ की उच्च भूमियां। कौन सी आ रही है मित्रों? मारवाड़ की उच्च भूमियां दोस्तों। मारवाड़ की उच्च भूमियों के अंदर आपकी कौन सी आएगी? अरावली पर्वतमाला आ जाएगी यहीं पर। अब देखिए, इस क्षेत्र का विस्तार अरावली के पूर्व में पूर्वी राजस्थान में है। जो हमारा राजस्थान है मित्रों, जो हमारा राजस्थान है, लगभग हमारा प्रायद्वीपीय पठार इस प्रकार की आकृति लिए हुए है। यहां पर देखिए, यहां पर आता है ये राजस्थान, जबकि राजस्थान बाहर की तरफ फैला हुआ है। यह आपका क्या निकल रहा है? अरावली। यहां पर है आपका मारवाड़ की उच्च भूमियां, यहां पर मिलेगी आपको, थोड़ी सी पश्चिम की ओर भी जाती है, यहां पर स्थित है दोस्तों। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 250 से 500 मीटर पर मिलेगी आपको, 250 से 500 मीटर पर। यह विंध्यन काल की बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर प्रधान चट्टानों का विस्तार है। यह क्षेत्र है जो बनास नदी तंत्र का क्षेत्र है दोस्तों। तो मित्रों यहां पर देखिए, आप पढ़ रहे हैं मारवाड़ की उच्च भूमियां, जो कहां पर है? राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों। बांगड़ की भूमि रहेगी मित्रों यहीं पर आसपास में। यह है आपके मारवाड़ की उच्च भूमियां। 2 नंबर पे देखिए आती है केंद्रीय या मध्य भूमियां। केंद्रीय या मध्य उच्च भूमियां, यह कहां पर स्थित है? देखिए, मध्य भारत के पठार नाम से प्रसिद्ध यह क्षेत्र मारवाड़ उच्च भूमियों के पूर्व में। मारवाड़ उच्च भूमियां आपके राजस्थान में आ रही थी। राजस्थान के पूर्व में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगता है, वहां पर आता है आपका केंद्रीय या मध्य उच्च भूमियां, जिन्हें मध्य भारत के पठार के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। आगे देखिए, चंबल एवं उसकी सहायक नदियां सिंध है, पार्वती है, इस क्षेत्र में अपुआ बेसिन बनाती है। यह अत्यधिक वनों का विस्तार है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग में चंबल के बीड़ अवस्थित है। जो यह भाग है आपका केंद्रीय या मध्य उच्च भूमियों वाला भाग है, इसके उत्तर भाग में बहती है चंबल, और चंबल का बीड़ आपने सुना होगा, चंबल का बीड़, चंबल नदी बनाती है चंबल का बीड़ दोस्तों। 3 नंबर पे हमारी आती है बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। यह क्षेत्र है आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सा? बुंदेलखंड वाला मित्रों। देखिए, यमुना नदी के दक्षिण में, यमुना नदी है उसके दक्षिण में मध्य भारत के पठार और विंध्यन स्कॉर्पलैंड के बीच बुंदेलखंड निष्क्रम की चट्टानों वाला क्षेत्र है, जहां ग्रेनाइट व निस चट्टानों की प्रधानता है मित्रों। बुंदेलखंड और बघेलखंड ये 2 आते हैं मित्रों। एक तो बुंदेलखंड आएगा, एक आएगा बघेलखंड। बुंदेलखंड आपका जो है बघेलखंड से जस्ट ऊपर है मित्रों। जिस प्रकार हमने ये बनाया था त्रिभुजाकार, इस प्रकार है, तो बुंदेलखंड आपका यहां पर आएगा, बघेलखंड इससे नीचे की ओर आएगा। दोनों याद रखने आपको, बुंदेलखंड बघेलखंड, इनके मध्य दोनों के है वो क्या स्थित है? आपके केमर की पहाड़ियां हैं, मध्य में आएगी केमर पहाड़ियां। यह है आपका बुंदेलखंड, यह आएगा बघेलखंड, जो आगे हम पढ़ेंगे। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। केन बेतवा नदियां उद्गमित होती है इसी क्षेत्र से। आपकी केन है, बेतवा है, यह नदियां निकलती है दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र से। यह ऊपर की ओर स्थित है मित्रों। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे मालवा का पठार। नोट्स बना ले मित्रों, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। मेरा विचार था कि इसको हम मैप से समझाए, लेकिन बहुत ही बड़ा है, इस वजह से मैप से समझाना दिक्कत आ रही थी। तो भी मैं यहां पर आपको त्रिभुज की तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मालवा का पठार क्षेत्र है आपका, कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। अब देखिए मित्रों, जो चंबल नदी है आपकी इस प्रकार निकलती है, इस प्रकार चंबल की नदी निकल जाती है, यहां से निकलती है, यहां पर आता है आपके मालवा का पठार। यहां पर आता है आपके चंबल नदी जहां से निकलती है, उसके यहां पे देखिए आपको मिलेगा मालवा का पठार। अब देखिए मित्रों, मालवा के पठार में यहां पर आ जाएगा जो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है, वो यहां पर आपके आ जाएगी केमर पहाड़ियां, और यहां पर आ जाएगा आपके क्या? बघेलखंड का पठारी भाग दोस्तों। अब यहां पर देखिए मित्रों, जो मालवा का पठार है इसके नीचे क्या है? मालवा के पठार के नीचे आएगा विंध्यन पहाड़ियां, जहां से आपकी कौन सी? चंबल नदी निकलकर आ रही है विंध्यन पहाड़ियों से। यह इस मालवा के पठार के नीचे है। यह आपके पड़ता कहां पर है? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल की पहाड़ियों के उत्तर में, देखिए आ गया उत्तर में,
पश्चिम में अरावली है, इसके पश्चिम में ये निकल गई, यहां पे क्या आ गई आपकी अरावली आ गई। पूर्व में बुंदेलखंड है, जो ये मैंने बता दिया, से गिरा त्रिभुजाकार क्षेत्र मालवा पठार कहलाता है। इस प्रकार गिरा हुआ है और ये भी आपका त्रिभुजाकार क्षेत्र ही है, यह है आपका मालवा का पठार दोस्तों, जिसकी औसत ऊंचाई दक्षिण में 600 मीटर है और उत्तर में 500 मीटर है। दक्षिण में इसकी ऊंचाई अधिक है, दक्षिण में ऊंचाई अधिक है और उत्तर के अंदर इसकी ऊंचाई है थोड़ी कम है। अब देखिए यह क्षेत्र चंबल है, सिंध है, पार्वती है, केन है, बेतवा है आदि नदियों का अपवा क्षेत्र है। तो इस जो मालवा का पठार है, यहां से चंबल, सिंध, पार्वती, केन, बेतवा ये नदियां अपवाहित होती है मित्रों। आगे देखिए, यहां विस्तृत लावा चट्टानों के क्षेत्रों के विस्तार के परिणाम स्वरूप काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, मालवा का पठार। आगे अगर हम बात करें मालवा के पठार से, तो आगे अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, जैसे कि राजस्थान की तरफ घुसते हैं, तो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर भी आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये इसी का हिस्सा है दोस्तों, ये था मालवा का पठार। आगे चलते हैं, बघेलखंड का पठारी भूमि। अब बघेलखंड कहां पर स्थित है? यह हमारी अरावली माला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के बाद में यह हमारी निकल रही है नदी चंबल। चंबल नदी के बाद में यहां पर आ गया था आपका मालवा का पठार। यहां पर आ गया था बुंदेलखंड। कौन सा आ गया था? बुंदेलखंड आ गया था। फिर यहां पर केमर पहाड़ियां और यहां पर आपका क्या है मित्रों? बघेलखंड का पठार है कौन कौन से राज्यों में? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंदर स्थित है। बघेलखंड पठारी भाग है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। मेकाल पहाड़ियों के पश्चिम में ग्रेनाइट बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर वाला ऊंचा क्षेत्र बघेलखंड उच्च भूमियां है मित्रों। अब यहां पे देखिए आपको क्या दी गई है? मेकाल पहाड़ियों के पश्चिम में। तो ये मेकाल की पहाड़ियां कहां पर है? मेकाल की पहाड़ियां कहां पर है? मेकाल की पहाड़ियां आपकी है मित्रों वो यहां पर है, यहां पर है मेकाल की पहाड़ियां। ये मेकाल की पहाड़ियां हैं यहां पर। इस पठार का केंद्रीय भाग सोन एवं महानदी अपवा क्षेत्रों के बीच जल विभाजक के रूप में स्थित है। जो बघेलखंड पठारी भूमि है आपकी, बघेलखंड पठारी भूमि है, ये सोन व महानदी है, इनके जो दोनों नदियां हैं इनके अपवा क्षेत्र है, इनके मध्य जल विभाजक का कार्य करता है बघेलखंड का पठारी भाग दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पठारी भाग है वो है छोटा नागपुर पठार। यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। छोटा नागपुर का पठार है कहां पर? झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में यह क्षेत्र बघेलखंड के पूर्व में इस भारतीय प्रायद्वीप महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। अगर हम भारतीय प्रायद्वीपीय महाद्वीप को बनाते हैं लगभग इस प्रकार बनाता है, यह हमारा बघेलखंड आ गया, यहां पर स्थित है मित्रों, ये इस जगह स्थित है उत्तरी पूर्वी विस्तार आपका छोटा नागपुर का पठार ही है मित्रों। ऊपर की ओर कोने में है ये, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार राज्यों के अंदर। इस पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 700 मीटर है। अब देखिए आगे, दामोदर है, स्वर्णरेखा आदि नदी तंत्रों का क्षेत्र इस क्षेत्र में विस्तार है। कौन कौन सी? दामोदर, स्वर्णरेखा, ये रेखियां। यहां पे देखिए, यहां दामोदर नदी उत्तर का पठारी भाग हजारीबाग पठार व दक्षिण का भाग रांची पठार कहलाता है। यहां दामोदर नदी के जो उत्तर का पठारी भाग है, जो दामोदर नदी है उसके उत्तर का जो भाग है वो तो कहलाता है आपका हजारीबाग पठार और दक्षिण का भाग कहलाता है रांची पठार। जो आपके इसमें छोटा नागपुर पठार है, यहां से गुजरती है आपकी दामोदर नदी, तो उसके उत्तर का भाग है वो तो कहलाएगा हजारीबाग पठार और दक्षिण का भाग कहलाएगा रांची का पठार। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर राजमहल पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो हम बात करें छोटा नागपुर। छोटा नागपुर अगर हम देखें नक्शे के अनुसार तो यहां पर स्थित है ये छोटा नागपुर। अब मित्रों उत्तरी पश्चिमी भाग, इस भाग में आपको मिलेगी राजमहल पहाड़ियों का विस्तार दोस्तों। इस पठार को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि इस पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को, इस पठार को भारत का रूहर प्रदेश यानी जर्मनी कहते हैं।
छोटा नागपुर पठार है, इसी को भारत का रूहर प्रदेश कहा जाता है मित्रों। छोटा नागपुर पठार के आगे चलते हैं तो आता हमारे मेघालय का पठार। कौन सा आता है? मेघालय का पठार। देखिए, राजमहल पहाड़ियों के बाद गंगा नदी की घाटी के दूसरी तरफ पूर्वी भाग में पुनः प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार आयताकार पठारी भूमि के रूप में पाया जाता है, जिसे मेघालय अथवा शिलोंग पठारों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारा छोटा नागपुर है मित्रों, छोटा नागपुर है, इस प्रकार है हमारा ये भाग। छोटा नागपुर जैसे यहां पर होता है, उसके बाद यहां पर राजमहल की पहाड़ियां हैं, इनके बाद ये गंगा नदी का क्षेत्र है, इसके बाद आपको मित्रों यहां पर मिलेगा आयताकार रूप में, यह मिलेगा मेघालय का पठार, जहां पर मित्रों आपको पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जयंतिका व मिक्किर पहाड़ियों का विस्तार मिलेगा मित्रों। कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया व मिक्किर की पहाड़ियां हैं, इनका विस्तार मिलता है यहां पर इस प्रकार से, समझे। शिलोंग 1661 मीटर इस पठार का सबसे ऊंचा बिंदु है। मेघालय का जो पठार है, जिसको शिलोंग पठार या मेघालय पठार बोलते हैं हम, उसका सबसे ऊंचा बिंदु या सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग, 1661 मीटर की ऊंचाई पर है। मेघालय के जो पठार है उसी में मोसिनराम स्थित है दोस्तों, मेघालय पठार में ही मोसिनराम स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे आता हमारे दक्कन का पठार, सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए दक्कन के पठार के बारे में बात करते हैं, तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में है। दक्कन का पठार कहां पर है? आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के अंदर आपको मिलेगा दक्कन का पठार। तो चलिए मित्रों, जैसे ही गुजरात से नीचे की ओर चलेंगे, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर है आपके दक्कन का पठार। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट जो हमारा इस प्रकार भारत है ना मित्रों, तो यहां पर देखिए ये जो घाट है ये पश्चिमी घाट है आपका, ये घाट है पश्चिमी। इसके बाद ये बीच में आ जाता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, यहां पर पूर्वी घाट आ गया, उत्तर में सतपुड़ा, विंध्याचल, महादेव व मेकाल पहाड़ियां। अब मित्रों जिस प्रकार हमने बनाया था, अगर उस प्रकार से बनाएं तो यहां पर देखिए किस प्रकार यह अवस्थित है, एक बार मैं पूरे नक्शे पर लेकर आपको बताने का प्रयास करता हूं। इस प्रकार हमारा प्रायद्वीपीय पठार हम मानते हैं। तो मित्रों यहां पर देखिए सतपुड़ा की पहाड़ियां आपके यहां पर आ गई, ये सतपुड़ा की पहाड़ियां आ गई, सतपुड़ा की पहाड़ियां आ गई। इसके आगे ये महादेव पहाड़ियां आ गई। महादेव पहाड़ियों के बाद अगर ये बात करें तो यहां पर भी आपके मेकाल पर्वत आ जाएगा, आ गया मित्रों। अजंता की पहाड़ियां यहां पर आ गई, ये सभी मध्य प्रदेश के आसपास ही है मित्रों। अब यहां पर स्थित है यह भाग आपका, यह है आपके दक्कन का पठार दोस्तों, त्रिभुजाकार रूप लिए हुए दक्कन का पठार है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें मित्रों, तो ऊंचाई है इसकी 600 मीटर एवं ढाल है जो पूर्ववर्ती यानी पूर्व की ओर इसकी क्या है? ढाल है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी तंत्र यहां अपवा क्षेत्र बनाते हैं। जो भी बड़ी नदियां दक्षिण भारत की कौन कौन सी? महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई, पेनगंगा हो गई, ये सभी नदियां, मंजारा नदी, ये सभी नदियां आपके कहां पर मिलेगी? ये दक्कन के पठार में ही मिलेगी दोस्तों। इस पठार के उत्तरी भाग को महाराष्ट्र पठार कहते हैं। जो दक्कन पठार है इसका जो उत्तरी भाग है उसको कहते हैं महाराष्ट्र का पठार। इस क्षेत्र में ताप्ती नदी के दक्षिण में अजंता पहाड़ियां स्थित है। तो महाराष्ट्र, दक्कन के पठार के उत्तरी भाग को महाराष्ट्र पठार और उसमें ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है अजंता की पहाड़ियां। कर्नाटक पठारी क्षेत्र, मैसूर पठार महाराष्ट्र पठार के दक्षिण में अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। जो महाराष्ट्र पठार है इसके दक्षिण की ओर चलते हैं तो आता है हमारे मैसूर का पठार, जिसको कर्नाटक की पठारी भूमि कहा जाता है मित्रों। इस क्षेत्र के अंदर चिकमंगलूर जिला है कर्नाटक के अंदर में बाबा बुधान पहाड़ियां में मुलानगिरी 913 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी आई है 913 मीटर, मुलानगिरी दोस्तों। दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी मुलानगिरी है, जो आपके कौन से में?
कर्नाटक राज्य में चिकमंगलूर जिले में स्थित है और मैसूर पठार का हिस्सा है दोस्तों। दक्षिण भाग में यह पठारी क्षेत्र पश्चिमी व पूर्वी घाटों को मिलाने वाला क्षेत्र है एवं पुनः दक्षिणवर्ती ये नीलगिरी पहाड़ियों के साथ मिल जाता है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां आती है हमारे, वहां पर जाकर ये क्या है, मिल जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां आपके दक्षिणतम यहां पर स्थित है, दक्षिणतम क्षेत्र के अंदर दोस्तों। इसके बाद आता है मित्रों हमारे छत्तीसगढ़ का मैदान। देखिए पूरे प्रायद्वीपीय भारत में छत्तीसगढ़ मैदान ही वास्तविक मैदानी भूमियां कही जा सकती है, जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हैं। अगर प्रायद्वीपीय भारत में जाते हैं और मैदानी भागों की बात करें तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की मैदानी भूमियां ही है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र अर्धचंद्राकार आकृति में मेकाल व उड़ीसा पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। जो आपका मेकाल पर्वत है और जो उड़ीसा की पहाड़ियां हैं उनके मध्य स्थित है ये। आगे देखिए इसकी सामान्य ऊंचाई 250 से 330 मीटर के बीच पाई जाती है छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग की। मित्रों शायद आज थोड़ी सी दिक्कत आपको आ रही है कि ये कहां पर स्थित है समझने में, तो आपके पास अगर नक्शा है तो नक्शे को उठाइए और उसमें आप चिन्ह करते जाइए। आसानी से आपको मैं क्षेत्र तो बता रहा हूं, क्षेत्र के अनुसार आप पढ़ते जाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा। यह था हमारा पठारी व मैदानी भाग। अब आता है हमारी पहाड़ी क्षेत्र दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत है उसका पहाड़ी क्षेत्र। सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र में आ रही है अरावली की पहाड़ियां। सभी राजस्थान के वासी है तो राजस्थान वालों को पता है अरावली की पहाड़ियों को विस्तृत अध्ययन हमने पहले कर लिया राजस्थान भूगोल के अंदर। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर प्रायद्वीपीय भारत है इस प्रकार से, हमारा लगभग इस प्रकार से फैला हुआ है और ऊपर की ओर यहां से ये निकलता है। इस प्रकार मान लो आप, इस प्रकार ये प्रायद्वीपीय भारत है जो हमारा क्या है, फैला हुआ है मित्रों। इसके अंदर मित्रों उत्तर और पश्चिमी सीमा पर दक्षिण, उत्तर पश्चिमी सीमा यही है मित्रों। तो इस पर देखिए दक्षिण पश्चिम, ये देखिए इस प्रकार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में 692 किलोमीटर लंबी है अरावली की पहाड़ियां, जिनका विस्तार गुजरात के पालनपुर, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। अब 692 4 राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन 550 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ है राजस्थान के अंदर। यह आर्कियन काल की विश्व की सबसे पुरानी वलित पहाड़ियों में से एक है, जो वर्तमान में अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है। अगर आप गुजरात में पालनपुर से निकलेंगे, गुजरात में पालनपुर से निकलकर राजस्थान में अजमेर तक आएंगे तो ये पहाड़ियां बहुत ही सदा है, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में। लेकिन अजमेर के आगे दिल्ली तक जाएंगे तो ये कटी फटी मात्रा में ही आपको मिलेगी। गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसकी सबसे ऊंची, अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है दोस्तों। ये अरावली की पहाड़ियां। अरावली के बाद आती है विंध्याचल की पहाड़ियां। विंध्याचल की पहाड़ियां कहां पर है मित्रों? विंध्याचल की पहाड़ियां हैं आपके मध्य प्रदेश में, जहां से आपकी चंबल नदी निकलती है। ये देखिए इस प्रकार है ना हमारा। तो ये देखिए हमारी चंबल नदी हमने निकाल दी यहां से, ये चंबल नदी है। यह है आपकी यहां पर कौन सी? विंध्याचल की पहाड़ियां स्थित है। विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं इनके ऊपर यहां पर आ जाएगा मालवा का पठार। कौन सा आ जाएगा? मालवा का पठार दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर बुंदेलखंड, यहां पर बुंदेलखंड के नीचे कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियों के नीचे आपके क्या आएगा? बघेलखंड, बघेलखंड के नीचे आ जाएगा आपके महादेव पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां। ये नीचे इस तरह यहां पर आ जाएगी आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां। समझे मित्रों? यहां से ये निकलती है आपकी नर्मदा नदी निकलती है, ताप्ती नदी यहां से निकलती है। ये देखिए मित्रों यहां पर यह है आपके कौन सी? विंध्याचल की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों का विस्तार नर्मदा घाटी के उत्तर में है। जो नर्मदा घाटी है उसके उत्तर में, तो ये नर्मदा नदी निकल रही है आपका, तो ये नर्मदा घाटी क्षेत्र हो गया। इसके उत्तर में ये यहां पर इसकी औसत ऊंचाई 300 से 650 मीटर के बीच पाई जाती है एवं इनके ढाल उत्तर की ओर है। जो आपके विंध्याचल की पहाड़ियां हैं इनकी ढाल उत्तर दिशा की ओर है मित्रों। प्रायद्वीपीय पठार का क्षैतिज रूप में सबसे लंबा पर्वत जिसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है।
अगर प्रायद्वीपीय पठार का क्षैतिज रूप से हम सबसे लंबा पर्वत देखते हैं तो वो है आपका विंध्याचल, और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1200 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। विंध्याचल के बाद आती है सतपुड़ा की पहाड़ियां। अभी हमने विंध्याचल की पहाड़ियां देखी, विंध्याचल यहां पर स्थित है। अगर हम चलें उसमें तो अगर आपका विंध्याचल यहां पर है, ये विंध्याचल की पहाड़ियां, यहां पर यह आपका कौन सा आ गया मित्रों, नर्मदा नदी तंत्र आ गया। नर्मदा नदी तंत्र के नीचे यह आएगी यहां पर सतपुड़ा की पहाड़ियां दोस्तों। क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में यह है जो आपकी फैली हुई है। नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच विंध्याचल पर्वतों के दक्षिण में इन 7 पहाड़ियों के समूह का विस्तार है। जो सतपुड़ा की पहाड़ियां, सत यानी 7 पहाड़ियों का समूह है सतपुड़ा की पहाड़ियां। जो आपकी नर्मदा, ताप्ती और विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं, इनके आपके दक्षिण में इनका विस्तार मिलेगा दोस्तों। नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच, जैसे ताप्ती नदी यहां से निकल गई, नर्मदा यहां से निकलेगी, यहां पर बीच में है ये 7 पहाड़ियां, और यहां पर है आपकी विंध्याचल पहाड़ियां दोस्तों। पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियां, इनके पश्चिम में आपको यहां पर मिलेगी राजपीपला पहाड़ियां। पूर्व में है महादेव मेकाल, महादेव की पहाड़ियां हैं। महादेव की पहाड़ियां बताई थी मैंने, महादेव की पहाड़ियों से ऊपर आपको मेकाल की पहाड़ियां मिल जाएगी। किसकी? ये महादेव की पहाड़ियां, ये मेकाल की पहाड़ियां दोस्तों। देखिए आगे, पहाड़ियों तक ये लगभग 900 किलोमीटर दूरी में फैली हुई 7 पहाड़ियां हैं। महादेव पहाड़ियों में पचमंडी, मध्य प्रदेश के पास धूपगढ़ 1350 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। महादेव पहाड़ियों के अंदर पचमंडी है जो मध्य प्रदेश में है, पचमंडी के पास धूपगढ़ 1350 मीटर जो आपके सतपुड़ा पहाड़ियां इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आस्तंबा डूंगर 1325 मीटर तथा अमरकंटक 1170 मीटर अन्य महत्वपूर्ण चोटियां आपकी सतपुड़ा पहाड़ियां की। यह थी सतपुड़ा की पहाड़ियां। इनके आगे चलते हैं तो हमारे आता है पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियां दोस्तों। अब पश्चिमी घाट है तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक जो पश्चिमी घाट है वहां पर फैला हुआ है आपका पश्चिमी घाट सह्याद्री की पहाड़ियां दोस्तों। ताप्ती घाटी से पश्चिमी तटों के समानांतर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैले पर्वतीय क्षेत्रों को पश्चिमी घाट कहा जाता है। देखिए मित्रों, ताप्ती घाटी, ताप्ती घाटी आपकी इस प्रकार अगर हम बनाते हैं तो ताप्ती घाटी आ गई यहां पर, ये ताप्ती घाटी है। ताप्ती घाटी के ऊपर की ओर सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी के बाद विंध्यन, ये उत्तर की ओर। लेकिन ताप्ती घाटी के दक्षिण की ओर यहां पर आपको मिलेगी ये जो कन्याकुमारी तक है, ताप्ती घाटी क्षेत्र से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक पश्चिमी घाट सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। इस पर्वत के पश्चिम में आद्रवन, जो आपका पश्चिमी घाट है या सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, इनके पश्चिम की ओर बात करेंगे तो यहां पर तो आद्रवन मिलेंगे, और पूर्व की ओर यहां पर जाएंगे तो आपको शुष्क वन मिलेंगे दोस्तों। इनके आगे चलते हैं तो हमारे आती है नीलगिरी की पहाड़ियां या नीलगिरी पर्वत दोस्तों। नीलगिरी पर्वत है, यह तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर स्थित है। नीलगिरी पर्वत देखिए मित्रों, यह आपका यहां पर देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु, प्रायद्वीपीय भारत है ना, यहां पर है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां मित्रों। कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियां। डेडा बेता सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च डेडा बेता, इसका बहुत सारे नाम है मित्रों, आपको डेडा बेता भी लिखा हुआ मिलेगा या आपको मिल सकता है दोदा बेता, दोदा बेता भी इसका नाम कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है, दोदा बेता, देदा बेता या डेडा बेटा, डोडा बेटा, इस प्रकार इसके नाम मिलते हैं। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। टोडा जनजाति इसी पर्वत पर निवास करती है जिसे भारत का आदिम गवाला भी कहते हैं। आदिम गवाला टोडा जनजाति को ही कहा जाता है मित्रों। जो टोडा जनजाति है जो आपके नीलगिरी पर्वत पर मिलेगी और इसी को आदिम गवाला कहा जाता है। यह है नीलगिरी की पहाड़ियां, तमिलनाडु कर्नाटक क्षेत्र में फैली हुई है। नीलगिरी की पहाड़ियों से आगे चलते हैं तो आती है हमारे अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल व तमिलनाडु क्षेत्र में फैली हुई है। केरल व तमिलनाडु में जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं केरल व तमिलनाडु क्षेत्र में मिलेगी। अन्नामलाई की पहाड़ियां सबसे नीचे की ओर, जो हमारा नीचे का भाग है ना प्रायद्वीपीय पठार का, उसके सबसे नीचे की ओर है आपका यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां, इससे नीचे मिलेगी आपको अन्नामलाई की पहाड़ियां।
यहां जो है सर्वोच्च जो प्रायद्वीपीय भारत की चोटी है, सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी सर्वोच्च चोटी यहीं पर है। कौन सी? अनामुडी चोटी मित्रों, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है दोस्तों। आगे है कोरडमम, जिसे इलायची पर्वत के नाम से भी हम जानते हैं। यह क्षेत्र तमिलनाडु और केरल के अंदर भी स्थित है। यही आपका अनाईमलाई है, इसी के पास, इससे नीचे अगर हम बात करें मित्रों तो देखिए इस प्रकार अगर हमारा प्रायद्वीपीय भारत है तो यहां पर तो आपके नीलगिरी की पहाड़ियां, यहां पर आपके आ जाएगा क्या अन्नामलाई की, और इसके नीचे यहां पर है इलायची। यहां पर क्या आपके इलायची की पहाड़ियां, जिसको हम कोरडुमम के नाम से भी जानते हैं। भारत का दक्षिणतम पर्वत, भारत के अगर बात की जाए कि सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत स्थित है तो इलायची पर्वत या कोरडुमम पर्वत स्थित है दोस्तों। तो यह था हमारे प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके मैदानी भाग, उसके पठारी भाग और उसके पहाड़ी क्षेत्र। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है मित्रों, प्रायद्वीपीय पठार के महत्व की। चलिए, इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में खनिज जैसे लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, बॉक्साइट है, क्रोमियम है, स्वर्ण है, सीसा है, जस्ता है आदि के भंडार पाए जाते हैं। मतलब जो भी महंगे महंगे खनिज है वो आपको प्रायद्वीपीय पठार के भाग में मिल जाएंगे। अब प्रायद्वीपीय पठार में हमें महंगे महंगे जो खनिज मिलते हैं, इसका मतलब सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संसाधन में कोयले के अपार भंडार इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में बहुत अच्छा कोयला पाया जाता है। यह क्षेत्र विस्तृत काली मिट्टी का जमाव रखता है जो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है एवं नगदी फसलें जैसे चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, मसाले, तिलहनों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय पठार एक पठारी भाग है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। इस वजह से यहां पर नगदी फसलें जैसे चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, मसाले इनका बहुत अधिक उत्पादन होता है दोस्तों। आगे देखिए, इस क्षेत्र में अनेक पहाड़ी रमणीक क्षेत्र है, यानी घूमने लायक पहाड़ियां भी है, तो पर्यटन की दृष्टि से भी है। जैसे माउंट आबू है राजस्थान वाला, पंचमंडी है, उंटी है, खंडाला है, माथेराम है, कोडाई कैनाल है, महाबलेश्वर है, ये सभी यहां पर घूमने लायक पहाड़ी क्षेत्र भी है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जल विद्युत उत्पादन व सिंचाई जल की उपलब्धता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी नदियां हैं जो जल विद्युत उत्पादन करती है और सिंचाई का जल भी उपलब्ध करवाती है दोस्तों। तो यह था हमारा प्रायद्वीपीय भारत। शायद आज की क्लास में आपको कुछ ऐसा लगा है कि समझ में बहुत कम आई है, क्योंकि मैप का सहारा मैंने बहुत ही कम लिया। आशा करता हूं फिर भी आप अपने स्तर पर मैप की सुविधा करके समझने का प्रयास करेंगे मित्रों, तो जरूर करें। बस कमेंट करके बता दें क्लास कैसी लगी, नोट्स कैसे लगे। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।